भारत वीरों की भूमि है और इस भूमि की वीर गाथाएं समस्त विश्व ने सुनी है। समय समय पर इन वीर गाथाओं को पर्दे पर लाया गया ताकि नई पीढ़ी अपने योद्धाओं के शौर्य से रूबरू हो सके। सम्राट पृथ्वीराज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक महान राजा के जोश, जुनून और संघर्ष की असल कहानी है। चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने इस कहानी में इमोशन, रोमांस और एक्शन का तड़का लगाकर फिल्मी पर्दे के लिहाज से मनोरंजक बनाया है। यह फिल्म 135 मिनट और 39 सेकंड की है, लेकिन इसे बनाने के लिए 18 साल लगे हैं। जी हाँ, कुछ समय पहले ही अक्षय कुमार ने इस बात का खुलासा भी किया था। तो आइए जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज फिल्म की स्टोरी क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के गजनी से, जहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने बंदी बनाकर रखा है और आज ही पृथ्वीराज चौहान को सजा भी दी जानी है। मोहम्मद गौरी बार बार सम्राट से कहता है कि वह उसके सामने घुटने टेक दे। अगर सम्राट ऐसा कर देता है तो मोहम्मद गौरी उसे रिहा कर देगा, लेकिन पृथ्वीराज हमेशा की तरह घुटने टेक देने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए सजा के तौर पर पृथ्वीराज को शेरों से लड़वाया जाता है, वो भी उस हालत में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकलवा दी थी। सुना है पृथ्वीराज अकल का अमीर और कानों का धनी है और इसी बात का आज उसे जनता के सामने प्रमाण देना था। थोड़ी देर के बाद एक शेर को पृथ्वीराज की तरफ छोड़ा जाता है और पृथ्वीराज को उस शेर की आवाज को महसूस कर ही उसे मारना था। जब वो शेर पृथ्वीराज के नजदीक आता है तो पृथ्वीराज उसे बड़े ही आसान तरीके से मार देता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर 2 शेर आ जाते हैं। उन दोनों शेरों को देखने के बाद जनता को ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज चौहान का अब जिंदा रहना नामुमकिन है, लेकिन पृथ्वीराज उन दोनों शेरों को भी बड़े ही आसान तरीके से मार देता है। अब कहानी पहुंच जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर कन्नौज में हमें संयोगता दिखाई जाती है जो कि पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है और वे दोनों एक दूसरे को ही हमेशा खत लिखा करते हैं। उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा था, उसके बाद भी वह दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, जो कि उनके खत में साफ दिखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गजनी से मोहम्मद गौरी के भाई मीर हुसैन का एक दूत आता है और वह एक पैगाम लेकर आता है पृथ्वीराज चौहान के लिए। दूत पृथ्वीराज चौहान से कहता है कि मोहम्मद गौरी और मीर हुसैन के बीच में बगावत हो चुकी है और अब मोहम्मद गौरी मीर हुसैन को मारना चाहता है, इसलिए मीर हुसैन आपकी शरण में आना चाहता है। और जब पृथ्वीराज चौहान उस दूत से पूछता है कि आखिर उन दोनों भाइयों के बीच में बगावत किस वजह से हुई है, तो दूत सम्राट को बताता है कि मोहम्मद गौरी की बीबी को मीर हुसैन ने भगाकर ले गया है। दरअसल मोहम्मद गौरी की वाइफ एक नाचने वाली थी और मीर हुसैन और वह दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए अब मीर हुसैन को कोई बचा सकता है तो वह आप ही हैं। और सम्राट कोई भी फैसला लेने से पहले अपने सामंतों से जरूर पूछा करता था और जब वह अपने सामंतों से पूछता है तो काना काका पृथ्वीराज से कहते हैं कि एक नाचने गाने वाली की वजह से वह सुल्तान से क्यों भिड़ना चाहता है, तो सम्राट कहता है कि क्या नाचने गाने वाले की कोई इज्जत नहीं रहती। काका सम्राट से कहता है कि वह भूल गया है कि गजनी का महमूद बहुत ही खतरनाक आदमी है, तो सम्राट कहता है कि नहीं भूला है वो कि किस तरह से गजनी के महमूद ने सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ा था और शिव के ज्योतिर्लिंग के टुकड़े को महमूद की मस्जिद के सामने रखा गया था ताकि आने जाने वाले उस ज्योतिर्लिंग के टुकड़े के ऊपर से निकल कर जाए और अपने पैर की धूल साफ करे। तो काका सम्राट से कहते हैं तो फिर मीर हुसैन को वह क्यों शरण देना चाहता है, तो सम्राट कहता है कि युद्ध के भय से वह अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। शरण में आए हुए की रक्षा करना हिंदू का धर्म है और अपने रक्त की अंतिम बूंद तक मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। इसलिए सारे सामंतों को सम्राट की बात माननी पड़ती है और अगले ही दिन वह मीर हुसैन को लेने के लिए चले जाते हैं। सम्राट ने मीर हुसैन को शरण तो दे दी थी, लेकिन सभी जानते हैं कि मोहम्मद गौरी अपने भाई से बदला जरूर लेगा और अगले ही दिन सम्राट के दरबार में मोहम्मद गौरी का एक दूत आता है और वो सम्राट से कहता है कि मीर हुसैन ने मोहम्मद गौरी की बीबी को भगाने का जुर्म किया है, इसलिए सम्राट मीर हुसैन को मोहम्मद गौरी के हवाले कर दे और चाहे तो सम्राट मोहम्मद गौरी की बीबी को अपने पास रख ले। तो सम्राट दूत से कहता है कि वह अपना सर काट कर दे सकता है, लेकिन शरण में आए हुए का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और जब तक पृथ्वीराज का एक एक सिपाही, एक एक सामंत जिंदा है, जब तक मीर हुसैन हिंदुस्तान में सिर उठाकर जिएगा। दूत यहाँ पर सम्राट को युद्ध की चुनौती दे देता है और सम्राट भी युद्ध के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब आगे युद्ध की तैयारियां होने लगती है और जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध को हम तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे हमने हिस्ट्री की बुक में कई बार पढ़ चुके हैं। मोहम्मद गौरी की एक विशाल सेना थी, इसके बावजूद सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया था, लेकिन इन युद्ध के बारे में इस फिल्म में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। अब युद्ध प्रारंभ होता है और मोहम्मद गौरी की सेना की तरफ से कई सारे तीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना की तरफ चलाए जाते हैं, लेकिन सम्राट ने इसका होमवर्क पहले से ही कर रखा था
और अपने सामने एक विशाल ढाल बना देते हैं, जिससे कि सारे तीर वहीं पर रुक जाते हैं। अब सम्राट इसी ढाल का फायदा उठाकर उन्हीं ढालों के पीछे से ढेर सारे तीर चलाए जाते हैं, जो कि मोहम्मद गौरी की सेना को नहीं दिख पाते हैं, और उन्हीं तीरों की मदद से मोहम्मद गौरी की सेना के कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। सम्राट अपनी सेना को दोनों तरफ से आक्रमण करने का हुक्म देता है और सेना भी यही करती है, जिसके बाद वह मोहम्मद गौरी की सेना को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आखिर में काका मोहम्मद गौरी को उसके हाथी से नीचे गिरा देते हैं और फिर सम्राट और मोहम्मद गौरी के बीच में फाइट होती है। दोनों के बीच में एक दमदार फाइट होती है, लेकिन आखिर में सभी को पता है कि क्या होने वाला है। सम्राट मोहम्मद गौरी को परास्त कर देता है और उसे बंदी बना लेता है, जिसके बाद मोहम्मद गौरी को कैद खाने में कैद कर लिया जाता है। और फिर एंट्री होती है सोनू सूद यानी कि चंद्रवर दाई की। चंद्रवर दाई कवि और ज्योतिष दोनों हैं और सम्राट के साए की तरह उनके साथ रहते हैं। यहाँ पर मोहम्मद गौरी चंद्रवर दाई से कहता है कि उसे मौत की सजा दे दी जाए, तो चंद्रवर दाई मोहम्मद गौरी से कहता है कि आप हारे हैं, और अगर पृथ्वीराज चौहान आपको मौत की सजा दे दे तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय नहीं होगी, बल्कि उनकी वजह तो तब होगी जब पृथ्वीराज हारे और वही आपको मौत की सजा भी दे। लेकिन ये सारी बातें मोहम्मद गौरी को बाउंसर जाती है, जिस पर चंद्रवर दाई कहता है कि अगली मुलाकात में वह उसे सब कुछ बता देगा। अगले दिन दरबार में सबको ऐसा लग रहा था कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मौत की सजा सुनाएंगे, इसलिए काका ने अपने आंखों की पट्टियां भी नहीं पहनी थी। कान्हा काका की आंखों की पट्टियों की भी एक अलग कहानी है। दरअसल कान्हा काका पृथ्वीराज के काका और एक महान योद्धा है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रण किया था कि अगर पृथ्वीराज चौहान के सामने कोई मूंछ पर ताव देगा तो वह उसके सर को काट देंगे या फिर खुद मर जाएंगे। ऐसे ही एक बार दरबार में किसी राजा ने पृथ्वीराज चौहान के सामने मूंछों पर ताव दे दिया था, तो काका ने उसे जान से मार दिया था। तो सम्राट ने काका को सजा दी थी और सजा के तौर पर उन्हें जिंदगी भर आंखों पर पट्टी बांधने को कहा था, और वह अपनी पट्टी को सिर्फ तभी खोल सकते हैं जब या तो युद्ध हो या फिर वह किसी औरत से प्रेम कर रहे हो। लेकिन काकी तो सालों पहले ही मर चुकी थी, इसलिए आंखों की पट्टी खुलने का सिर्फ युद्ध ही सहारा है। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ये फैसला लेता है कि वह मोहम्मद गौरी को छोड़ देगा। सारे सामंत मना करते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी को मौत की सजा दी जाए, लेकिन सम्राट उसे एक और मौका दे देता है। इन सब चीजों के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान अजमेर का राजा तो था ही, साथ में उसे दिल्ली का भी राजा बना दिया जाता है। लेकिन जब ये बात कन्नौज के राजा जयचंद को पता चलती है कि पृथ्वीराज को दिल्ली का राजा बना दिया गया है, तो वह बौखला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि दिल्ली का अगला राजा तो वही बनने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयचंद की बेटी का नाम संयोगिता है और संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है, लेकिन ये बात जयचंद को नहीं मालूम है, क्योंकि जयचंद को तो सिर्फ दिल्ली चाहिए है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कन्नौज के राजा का एक दूत सम्राट के दरबार में आता है और वो दूत सम्राट से कहता है कन्नौज के राजा जयचंद राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। और यहीं पर हमें राजसूय यज्ञ के बारे में पता चलता है कि पुराने समय में बड़े बड़े राजा राजसूय यज्ञ इसलिए करते थे ताकि वह अपनी सीमाएं बढ़ा सके और छोटे छोटे राजाओं से कर वसूल कर सके, और जो राजा कर नहीं देता था तो उनसे युद्ध करके जबरदस्ती कर वसूला जाता था। लेकिन यहाँ पर जयचंद सम्राट से तो कर नहीं वसूल सकता था, इसलिए जयचंद अपने पैगाम में सम्राट से आधी दिल्ली चाहता है, और अगर वह आधी दिल्ली नहीं दे सकता है तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। तो सम्राट भी उससे कह देते हैं कि वह उसका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, लेकिन युद्ध का। वहीं दूसरी तरफ जयचंद यहाँ पर एक और षड्यंत्र बनाता है, जिसमें वह उसी यज्ञ में संयोगिता का स्वयंवर कर देगा, और इस स्वयंवर में सम्राट के सारे दोस्त और दुश्मन शामिल होंगे। लेकिन सम्राट इस यज्ञ और स्वयंवर में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने जयचंद के निमंत्रण को ठुकराया है, और अगर सम्राट उसके निमंत्रण को एक्सेप्ट कर लेता तो उसे आधी दिल्ली देना पड़ता। और यहाँ पर संयोगिता जयचंद को बता देती है कि वह सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है और उसी से शादी करेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह उसी यज्ञ में कूद कर जान दे देगी। जिसके बाद संयुक्ता अपने कमरे में चली जाती है। साथ में यहाँ पर जयचंद को ये भी पता चलता है कि जो इंसान निमंत्रण अस्वीकार करता है उसे पहले युद्ध में हराना पड़ता है, उसी के बाद यज्ञ हो सकता है। लेकिन इस रीत का भी उनके पास तोड़ था। जिस आदमी ने निमंत्रण अस्वीकार किया हो उसका पुतला बना दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वह सम्राट का एक सोने का पुतला बना देते हैं और उसे दरबान के रूप में उनके महल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाता है। और ये बात संयोगिता को भी पता चल चुकी थी, जिसके अगले ही दिन स्वयंवर और राजसूय यज्ञ दोनों ही होने थे। लेकिन संयोगिता यहाँ पर सबके सामने बता देती है कि वह सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है और उसी से शादी करेगी। इसलिए संयोगिता सम्राट के पुतले के पास जाती है और उसे माला पहना देती है। इससे पहले कि जयचंद कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि सम्राट अपने काका और चंद्रवर दाई के साथ वहाँ पर आ रहा होता है। सम्राट को इस तरह आता हुआ देखकर संयोगिता उसे निहारने लगती है, क्योंकि उसने उसे पहली बार देखा था। और सम्राट के आते ही संयोगिता सम्राट के घोड़े पर बैठ जाती है और उसके साथ जाने लगती है। पृथ्वीराज को यहाँ पर निमंत्रण तो नहीं मिला था, इसके बावजूद वह यहाँ पर आया, लेकिन वह गलत भी नहीं था,
क्योंकि वह अंदर नहीं आया था, उसने बाहर से ही संयोगिता को ले गया था। अब जब सम्राट ने संयोगिता को अपने महल में लेकर आ गया था तो पृथ्वीराज के घर के बुजुर्ग लोग सम्राट से कहते हैं कि उसने ये काम बहुत गलत किया। वे चाहते हैं कि वह संयोगिता को जयचंद के पास सम्मान के साथ वापस छोड़ाए, जिसके बाद हम जयचंद से बात करके बाकायदा उसके घर पर बारात लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर संयोगिता उस बूढ़े आदमी को ऐसी ऐसी बातें सुनाती है कि उनका मुंह बंद कर देती है। अगले दिन पूरे रीति रिवाज के साथ संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की शादी कराई जाती है, जिसमें सभी लोग मौजूद होते हैं और सभी खुश भी होते हैं। साथ ही उसे दरबार में ले जाकर बराबरी का दर्जा भी देता है और अपनी प्रजा की औरतों से कहता है कि वह डायरेक्ट ही संयोगिता को अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता कुल देवी की दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं। जाने से पहले वह काका से मिलता है और उनसे कहता है कि कुल देवी से उनके लिए वह क्या मांगे। तो काका उससे कहता है कि मेरी धरती और मेरे पृथ्वी के लिए मरने का पहला हक उसे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जयचंद अपने सामंतों से कहता है कि वह गौड़पुर पर जाकर हमला करे और उसे अपने कब्जे में करे। तो जयचंद की पूरी सेना गौड़पुर की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट की सेना को भी ये पता चल चुका था कि जयचंद की सेना गौड़पुर पर अटैक करने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सम्राट यहाँ पर नहीं था, वह कुल देवी के दर्शन करने के लिए गया था। इसलिए ये युद्ध उन्हें बिना सम्राट के ही लड़ना था और इस बात से सभी लोग मान भी जाते हैं। अब क्योंकि युद्ध होना था इसलिए काका अपनी आंखों की पट्टियों को निकाल लेते हैं और युद्ध करने के लिए गौड़पुर पहुंच जाते हैं। और फिर सम्राट की सेना और जयचंद की सेना के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सम्राट की सेना वीरता से उनका सामना करती है। लेकिन यहाँ पर काका के साथ साथ 64 सामंत और सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन ये युद्ध सम्राट की सेना जीतती है। सम्राट जब कुल देवी के दर्शन करके वापस आता है तो उसे एक धक्का सा लगता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि उसके 64 सैनिक और सामंत शहीद हो चुके हैं, जिनमें काका भी शामिल थे, तो उसे बहुत बुरा लगता है। साथ ही यहाँ पर हम देख पाते हैं कि संयोगिता को भी काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सारा युद्ध संयोगिता की वजह से ही हुआ है और ये 64 लोग संयोगिता की वजह से ही मारे गए हैं। आगे हम देखते हैं कि जो सामंत और सैनिक शहीद हुए हैं उन्हीं के लड़के बच्चे सम्राट के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि उनकी जगह वो लेना चाहते हैं ताकि वह अपनी मातृभूमि और सम्राट की रक्षा कर सके। इसलिए सम्राट उन्हें भगवा कलर की पगड़ी पहनाकर अपनी सेना में शामिल कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि जयचंद गौड़पुर के युद्ध को भी पूरी तरह से हार चुका था और अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपने पास एक सौदागर को बुलाता है और मोहम्मद गौरी से एक सौदा करने के लिए उससे कहता है। जिसके बाद सौदागर मोहम्मद गौरी के पास जाता है और उसे सौदे के बारे में बताता है। सौदागर उससे कहता है कि अगर वह पृथ्वीराज चौहान को जिंदा पकड़कर जयचंद के हवाले करता है तो जयचंद उसे ढेर सारी रकम देगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ये बात सुनने के बाद मोहम्मद गौरी उसकी बात को मान जाता है। अब मोहम्मद गौरी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन 10 दिन हो चुके थे और अभी तक कोई भी परिणाम नहीं निकला था। मोहम्मद गौरी के कुछ सैनिक मोहम्मद गौरी से कहते हैं कि ये लोग हमसे हारते क्यों नहीं है, उनकी सेना और हमारी सेना बराबर की है, इसके बावजूद हम उनसे हारते हैं। तो मोहम्मद गौरी उनसे कहता है कि जिस जमीन को हम जमीन कहते हैं उस जमीन को वह मातृभूमि कहते हैं और उस मातृभूमि की रक्षा के लिए वह अपनी जान भी दे सकते हैं। मोहम्मद गौरी बहुत अच्छे से समझ चुका था कि वह पृथ्वीराज चौहान को सामने से तो नहीं हरा सकता था, इसलिए वह उसे छल से हराने की सोचता है। इसलिए मोहम्मद गौरी अपने कई सारे सैनिकों को सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लोग जहां पर रुके हुए थे वहां पर भेज देता है और रात में पृथ्वीराज चौहान के सैनिक जब सो रहे होते हैं तब उन्हें मार देते हैं और पूरे इलाके में आग लगा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान को जब ये बात पता चलती है और जैसे वह बाहर आता है तो वह मोहम्मद गौरी के लोगों को मारने लगता है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गौरी के कई सारे सैनिक पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों पर तलवार रख देते हैं और इसी छल के कारण उसे बंदी बनना पड़ता है। और जब ये बात संयोगिता को पता चलती है कि पृथ्वीराज चौहान बंदी बन चुके हैं, साथ में उसे ये भी बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी की सेना यहाँ पर कभी भी आक्रमण कर सकती है, इसलिए उन्हें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन संयोगिता उससे कहती है कि उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ जीने मरने की कसम खाई थी, इसलिए वह सारे सामंतों की स्त्रियों को अपने पास बुलाती है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाली थी। और जैसे ही यहाँ पर यज्ञ समाप्त होता है सारी औरतें उसी यज्ञ में अपनी जान की आहुति दे देती हैं। आगे हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई से मिलता है, जो कि उनकी दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा था कि आप हारे हैं और अगर पृथ्वीराज चौहान आपको मार देते हैं तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय नहीं होगी, बल्कि उनकी विजय तो तब होगी जब पृथ्वीराज चौहान हारे और वही आपको मारे। मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई से कहता है कि अब उसकी शान मिट चुकी है और अब पृथ्वीराज चौहान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो सम्राट के पास दोनों आंखें भी नहीं हैं। तो चंद्रवरदाई यहाँ पर मोहम्मद गौरी को एक बहुत ही सुंदर बात कहता है। वह कहता है जुगनियों को गुमान है कि उन्होंने सूरज को कैद कर लिया। जुगनियों को क्या पता कि उनके शहर में सूरज उगा ही कहाँ है। पृथ्वीराज चौहान के चाहने वालों को लगता है कि वह सूरज थे
और उनके आगे गौरी समेत सब जुगनू। साथ में चंद्रबरदाई मोहम्मद गौरी से ये भी कहता है कि अभी तक उन्होंने सम्राट का शौर्य देखा कहाँ है, उन्होंने तो अभी तक उसे सिर्फ धोखे से ही हराया है। साथ में चंद्रबरदाई उसे ये भी कहता है कि सुल्तान के वीर सम्राट से चुनौती देकर लड़े और जब वे उससे लड़े तो उससे आहट करके लड़े। शर्त सिर्फ इतनी है कि जब भी उनका सैनिक उनसे लड़े तो आहट करे या फिर आवाज देकर लड़े। और उनके इस कवि चंद्रबरदाई को उस समय अपने स्वामी किसान में खुतबा पढ़ने की इजाजत मिले तो मोहम्मद गौरी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और अगले ही दिन जैसे ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मैदान में एंट्री होती है तो वहाँ की प्रजा पृथ्वीराज चौहान की जय जयकार करने लगती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसे सूरवीर को कभी भी नहीं देखा था। तो अगले दिन पृथ्वीराज चौहान की चुनौती ये थी कि उसे धनुष के साथ 7 तीर दिए जाएंगे और उस मैदान में 7 सिपाही होंगे और वह आहट भी करेंगे। और अगर पृथ्वीराज चौहान ने उन 7 सिपाही में से किसी एक को भी मार गिराया तो वह खुद तो आजाद होगा, साथ में उसके सारे सिपाही भी आजाद हो जाएंगे। मतलब कि पृथ्वीराज के पास 7 तीर हैं और 7 मौके। लेकिन पृथ्वीराज इस चुनौती को ठुकरा देता है और उससे कहता है कि उसे इतना बड़ा मौका नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो सिर्फ एक मौका चाहिए, जिसमें एक मौका होगा, एक तीर होगा और एक ही सिपाही होगा। और वह सिपाही कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद गौरी होगा। तो मोहम्मद गौरी भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और मैदान में उतर जाता है अपने घोड़े और भाले को लेकर। मोहम्मद गौरी को ऐसा लग रहा था कि वह सम्राट को बड़े ही आसानी से मार देगा, क्योंकि उसकी दोनों आंखें नहीं है और वह आहट करके ही सिर्फ मार सकता है। मोहम्मद गौरी उसे भटकाने की कोशिश करता है और अलग अलग रास्ते से उसकी तरफ भाला लेकर बढ़ता है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाढ़ चलाने में निपुण है। और जैसे ही मोहम्मद गौरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास आता है, सम्राट उसे एक ही तीर में मौत के घाट उतार देते हैं। मोहम्मद गौरी तो मारा जा चुका था और जैसे ही चंद्रबरदाई सम्राट के पास आता है तो मोहम्मद गौरी के सैनिक सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को ढेर सारे तीरों से छलनी कर देते हैं और यहाँ पर दोनों ही शहीद हो जाते हैं। यह सच है कि पृथ्वीराज चौहान यदि गजनी के मोहम्मद गौरी की जान नहीं बख्शते और गौरी के लिए कन्नौज नरेश जयचंद पलक पावड़े नहीं बिछाता तो शायद भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास कुछ और होता। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म न सिर्फ एक राजा की शौर्य गाथा है बल्कि एक इतिहास भी है। फिल्म में इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में दिखाया है। इतिहास से प्रेम रखने वाले के लिए यह फिल्म जानकारी का एक स्रोत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।